मध्य प्रदेश के पेशाब कांड के बाद अब राजस्थान के जयपुर में भी पेशाब कांड का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित शख्स ने डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज पर मारपीट करने और मुंह पर पेशाब करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, दलित व्यक्ति का आरोप है कि कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने भी उससे अपने जूते चटवाए और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा सहित 6-7 पुलिसकर्मियों के भी नाम हैं। पीड़ित व्यक्ति जयपुर जिले की जमवारामगढ़ तहसील के जयचंदपुरा गांव का रहने वाला बताया जाता है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि 30 जून को जब वह खेत में काम कर रहा था, उसी समय एक गाड़ी में सवार होकर कुछ पुलिसकर्मी आए थे। दोपहर का समय था। आरोप है कि पुलिसकर्मी पीड़ित को जबरन गाड़ी में डालकर जमवारामगढ़ से कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा के घर पर ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि थोड़ी देर बाद डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज और 4-5 पुलिसकर्मी आए। पीड़ित के साथ जमकर लात घूंसों से मारपीट की गई। पीड़ित का कहना है कि पुलिसकर्मियों के सामने गिड़गिड़ाने और रहम की भीख मांगने पर डिप्टी एसपी ने पीड़ित के मुंह पर पेशाब कर दिया। पीड़ित ने जाति सूचक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गंदी गालियां देने का भी आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक मारपीट करते हुए डिप्टी एसपी ने धमकाया कि तुम गोपाल मीणा के इलाके में बिना पूछे कैसे आ गए, नजराना दिए बिना टोडा लड़ी के खेत में काम करने की हिम्मत कैसे हुई। जयपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित ने कहा कि डिप्टी एसपी ने उन्हें यह कहते हुए धमकाया कि जमवारामगढ़ का राजा गोपाल मीणा है, वे ही पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की नियुक्ति कराते हैं। बाद में पेशाब से भीगे होने की स्थिति में पुलिस वाले उसे दूसरे कमरे में ले गए जहां विधायक गोपाल मीणा बैठे हुए थे। पीड़ित ने कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा पर भी जूते चटवाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि जब उसे गोपाल मीणा के कमरे में ले जाया गया तो वह गिड़गिड़ाते हुए गोपाल मीणा के पैरों में पड़ गए थे। इसके बाद गोपाल मीणा ने उससे कहा कि तू अपनी जीभ से मेरे जूते साफ कर। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित ने अपनी जीभ से विधायक के जूते चाटे। पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक इस हरकत के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर परम और रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह भी वहां आ गए थे। उनकी मौजूदगी में यह सब घटनाक्रम हुआ। पीड़ित के अनुसार मारपीट और पेशाब करने की घटना 30 जून की है। कुछ दिन वह डर के मारे घर पर रहा। बाद में 7 जुलाई को हिम्मत जुटाकर जमवारामगढ़ थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय धमकाकर उसे भगा दिया। अगले दिन 8 जुलाई को पीड़ित जयपुर ग्रामीण एसपी और डीजीपी से भी मिला। मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आखिर में पीड़ित को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद जमवारामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि आरोपियों में कांग्रेस विधायक का नाम है, इसलिए जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई है। परिवादी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उसे और उसके परिवार को विधायक से जान को खतरा भी है। अब चलिए, इससे पहले कि नेता और पार्टी के लोग इस घटना से व्यथित होकर पीड़ित व्यक्ति को गंगाजल से स्नान कराने लगें, उसके पैर पखारने लगें, तरह तरह की घोषणाएं करने लगें, हम राजस्थान में दलित वोट बैंक के समीकरण को भी समझ लेते हैं, ताकि अगर कोई इस तरह की जघन्य घटनाओं को अंजाम देता है तो हम भी अपना वजूद समझकर चुनाव में किसे वोट देना है, किसे नहीं, इस बात का ख्याल रखें। राजस्थान में दलितों की आबादी करीब 17% है। प्रदेश में 34 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। फिलहाल 34 में से 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की राज्य में दलित सीटों पर स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। दूसरी तरफ प्रदेश की एससी सीटों के लिए रिजर्व 34 सीटों में से 12 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसके अलावा आरएलपी का 2 और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 34 एससी सीटों पर 77,74,038 वोटर थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां और अधिक वोटर बढ़ेंगे। ऐसे में दोबारा सत्ता में आने का प्रयास कर रही कांग्रेस के लिए दलित वोटर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि एक बार जिसे वहां की जनता सत्ता में बैठाती है, दूसरी बार उसे उतार देती है और किसी अन्य पार्टी को मौका देती है। इसलिए एक तो कांग्रेस सत्तासीन है राजस्थान में, और दूसरी बात कि उसके विधायकों और प्रशासन पर दलित के साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि जब राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होगा तो परिणाम किसके पक्ष में आने वाले हैं।
जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था। मामला कुछ यूँ था कि बीजेपी के कार्यकर्ता और सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला के प्रतिनिधि परवेश शुक्ला ने एक आदिवासी समाज के व्यक्ति दशमत रावत के सिर पर पेशाब कर दी थी। दूसरी तरफ कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दलित युवक को चप्पल पर थूक चटवाने का मामला भी सामने आया था। और ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जुगेल थाना क्षेत्र के घड़िता गांव में आदिवासी युवक के कान में पेशाब का वीडियो वायरल हो गया। राजस्थान हो या एमपी या हो फिर यूपी, जो घटना घटी, क्या उससे यह सवाल नहीं उठता कि दलित हो या आदिवासी, इन लोगों के साथ जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अक्सर नेता ही क्यों होते हैं, और वो भी उस पार्टी के नेता जिनकी राज्य में सरकार होती है। इन घटनाओं के बाद में ही पीड़ितों को लेकर शासन जागरूक क्यों होता है। इन पीड़ितों को घटनाओं से पहले ही रोटी, कपड़ा और मकान का हक नहीं मिलना चाहिए था। राज्य के सीएम हो या प्रशासन, क्या इन घटनाओं के बाद जो इज्जत पीड़ितों को बख्शी जाती है वो उस घटना के रास्ते होकर ही मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर दशमत रावत को बुलाया, पीड़ित के पैर धोए। सीएम ने पीड़ित के न सिर्फ पैर धोए बल्कि उस पानी को अपने सिर से भी लगाया। सीएम ने उन्हें माला पहनाई, शॉल और श्रीफल दिए। दशमत को शिवराज सिंह ने मीठा भी खिलाया और अपने साथ नाश्ता भी कराया। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। सीएम शिवराज के राज्य में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शिवराज ने दशमत को जो इज्जत बख्शी वो ठीक है। ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात, जिसे पता ही होगा कि उसने कितनी बड़ी जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री निभा ली है। लेकिन अब विपक्ष पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। घटना घटी तो कांग्रेस को भी चिंता होने लगी। विपक्ष मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करता रहा कि राज्य में आदिवासियों की क्या स्थिति है। कांग्रेस ने तो इसको लेकर 5 सदस्यीय टीम का गठन तक कर दिया। कांग्रेस का दुखी मन यहीं नहीं रुका। अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष की बारी थी। वे पीड़ित के घर पहुंचकर पहले गंगाजल छिड़ककर दशमत रावत का शुद्धिकरण किए, फिर उनका गंगाजल से मुंह धोए और एक गमछे से मुंह और सिर को साफ भी किया। फिर कांग्रेस जिलाध्यक्ष महोदय ने पीड़ित को टीका लगाया। एमपी में आदिवासी समाज की आबादी 21% है और विधानसभा की 47 सुरक्षित सीटें आदिवासियों के लिए हैं। ऐसे में आंकड़ों के फेर को समझें तो नज़र आता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके लिए दशमत रावत जैसे लोग इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि मीडिया में उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं और इस कारण पार्टियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे चरण पखाड़ने लगते हैं, माला पहनाने लगते हैं, लाखों रुपयों की बख्शीश देने की होड़ मच जाती है। घटनाएं सिर्फ घटने में यकीन करती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाज का नैतिक और चारित्रिक पतन इस हद तक क्यों होता जा रहा है। हमारे संस्कार, परिवार की सीख कि क्या यही गति होनी थी? क्या वे इस हद तक रसातल में पहुंच गए हैं? आखिर कौन से संस्कारों की कमी रह गई है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इस तरह का जघन्य अपराध कर रहा है? एक चिंता यह भी है कि क्या आने वाले समय में मनुष्य की मनोस्थिति इससे भी निचले स्तर तक पहुंच जाएगी या कुछ सुधार की उम्मीद है? ये घटनाएं तब तक बंद नहीं होंगी जब तक वोट, जाति, धर्म से ऊपर उठकर हम मानवता को सबसे बड़ा धर्म नहीं समझने लगते। आज जिस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही हैं उससे साफ पता चलता है कि हम किस नैतिक चारित्रिक पतन की तरफ जा रहे हैं। जन आक्रोश में ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।